ये इसलिए नहीं कि मेरा उनके प्रति आदर नहीं है। मैं समझता हूं कि वर्तमान में जो देश में हो रहा है, और यदि उस देश का मैं नागरिक हूं, तो मेरी वो औकात नहीं है, मेरी वो लायकी नहीं है कि मैं उन लोगों का नाम दूं। हमने इस देश को इतना गर्त में, कटर में डाल दिया है कि अभी हमारे मुख्य अतिथि कह रहे थे कि संविधान को कुछ नहीं हुआ, संविधान को कुछ नहीं होगा, संविधान तो वही रहेगा। लेकिन क्या संविधान के हिसाब से देश चलेगा या ना चलेगा, यह देखने वाली बात है। जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो सेंट्रल हॉल में जानते ही उन्होंने संविधान की वो बड़ी, जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी रखी हुई थी, उनके आगे नतमस्तक हुए। तो मेरा भी दिल भर आया, लगा कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद शायद अब संविधान के हिसाब से देश चलेगा। लेकिन उसके बाद 5 साल मैंने क्या देखा, वो संविधान को नतमस्तक करने नहीं गए थे, चले जाओ वो संविधान, अब तुम्हारी इस देश को जरूरत नहीं है, इस देश को मैं चलाऊंगा। और ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब का आखिरी भाषण संविधान सभा में जब मैं वो पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि क्या बाबा साहब भविष्यवेत्ता थे, क्या देश का भविष्य जान रहे थे? बाबा साहब ने कई आशंकाएं आने वाले समय के लिए जो की थी, वो 2013 से 2024 तक, और आज भी हम बाबा साहब का वो डर साक्षात परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, संविधान संविधान होता है। हम जानते हैं कि विश्व के बेहतरीन संविधानों में से पढ़ के, अभ्यास करके, भारतीय समाज की संरचना करके हमने संविधान बनाया है। हम जानते हैं कि हमने क्या बनाया, लेकिन बंदर के हाथ में यदि वस्त्रा लग जाए तो कितनों जनों को जख्मी करता है और खुद को भी काट लेता है। तो संविधान यदि ठीक लोगों के हाथ में रहेगा तो संविधान की इज्जत होगी, देश संविधान के अनुरूप चलेगा। नहीं तो ये संविधान मात्र एक किताब बन के रह जाएगा जो ड्राइंग रूम में है। संविधान में हम हर साल संविधान दिन मनाते हैं, शपथ लेते हैं, हम अपने घर में जाते हैं, लेकिन जो लोग हम पे शासन करते हैं, क्या वो संविधान के अनुरूप चल रहे हैं? क्या है शासन? विधायिका है जो कानून बनाते हैं, कार्यपालिका है जो इस देश का प्रशासन चलाती है, न्यायपालिका है जो इन दोनों के ऊपर चेक रख के संविधान की रक्षा करता है। और अपने आप को मीडिया ने चौथा स्तंभ जबरिया घुसाया है, जो आज कोई भी अपने आप को, मैं स्वयं मीडिया का प्रतिनिधि कहना मुझे शर्म आती है, क्योंकि ये तीनों स्तंभ और तथाकथित चौथा स्तंभ दीमक चाट चुकी है, खा चुकी है। तड़पार लोग इस देश के गृह मंत्री बनते हैं, जो संजय राठौर पे व्यभिचार के आरोप लगते हैं। एक छोटी बच्ची आत्महत्या कर लेती है, वो महाराष्ट्र में मंत्री बनता है। छगन भुजबल कल तक जेल में थे, मंत्री बनते हैं। 21,000 करोड़ का घपला, कोऑपरेटिव बैंक, 17,000 करोड़ का सिंचाई का घोटाला, मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय मोदी जी कह रहे थे। वो आदमी को मुख्यमंत्री बनता है। देवेंद्र फडणवीस जिनके चक्की पिसवा पिसवा के जेल भेज रहे थे, वो आज उसी के साथ बैठ के आटे की रोटी खाते हैं। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। भ्रष्टाचारी और व्यभिचारियों से जब सदन सजेगा तो किस संविधान की बात होगी, किस संविधान के हिसाब से देश चलेगा? क्यों आते हैं ये लोग? एक गुंडा इस देश में ओलंपिक मेडल लाने वाली हमारी बेटियों का शारीरिक शोषण करता है, उनके साथ व्यभिचार करता है,
और वो पुलिस में कंप्लेंट करती है तो दिल्ली में पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती, उन्हें न्यायालय जाना पड़ता है और न्यायालय से आदेश आता है कि इन बच्चियों का, देश के बेटियों का शारीरिक शोषण हुआ है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे उनके अधीन है। लेकिन जब वो लड़कियां अनशन कर रही थी तब प्रधानमंत्री राजदंड लेके नए पार्लियामेंट में घूम रहे थे, नया राजदंड। आंबेडकर जी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे डर है कि इस देश में व्यक्ति पूजा होती है और जब किसी को आप भगवान मानने लगते हैं तो वो एक तानाशाह को जन्म देते हो। आज मोदी जी अपने आप को भगवान कहते हैं। मैं आजन्मा हूं, सीधा ऊपर से भगवान ने भेजा है मुझे। जा, बहुत पाप हो गए भारत में, सबको डंडे से मार, सब पे अत्याचार कर। हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को नरेंद्र मोदी जी क्यों कहते हैं? खुद की गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी है। अरे देश किसी के बाप का है क्या जो कोई भी उठ करके गारंटी देता है? 145 करोड़ लोगों के हितों की गारंटी देने वाला ये कौन? हम नहीं बिठाया? कोई मंगल ग्रह या कोई चांद से तो नहीं आया, हमारे अपने बीच में से ही है। क्यों देते हैं हम? क्यों करते हैं हम? सर ने बताया पैसे लेते हैं, 10,000 रुपए एक वोट की कीमत धुलिया में चल रही थी। मैं एक गांव में गया, मैंने बोला ये ऐसे ही है क्या? ऐसे ही बोल रहे हो? वो आदमी गया, 50,000 की नई बंडल मेरे को देख के गया, बोले ये साहब गरीब घर का था, 5 वोट है, बोले ये बंडल दिया मेरे को, वो खुश है। फिर मुझे किसी ने कहा कि येवला में तो 20,000 चल रहे हैं। जब इसकी मैंने खबर की तो विदर्भ वाले नाराज हो गए। वो फोन करके मुझे कहते कि अरे यार यहाँ 2, 2.5, 3 हजार में काम चल रहा था, तुमने रेट बढ़ा दिया। हो क्या रहा है भाई? आपने किसको भेजा? इस देश में सर्व संविधान रहेगा, संविधान ऐसे ही रहेगा। घर में जब बुजुर्ग रहता है, हमारे संविधान की स्थिति महाभारत के भीष्म पितामह जैसी हो गई है। वो बार बार कहते कि मैं सत्ता से बंधा हूं, मैं सत्ता से बंधा हूं। सामने द्रौपदी का चीरहरण होता है और भीष्म कहते कि मैं सत्ता से बंधा हूं। लोकतंत्र का चीरहरण हो गया इस चुनाव में, इस महाराष्ट्र के चुनाव में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा था, संविधान देख रहा था। शर्म आती है सर्वोच्च न्यायालय जब ये कहता है कि बैलेट पेपर क्यों भाई मशीनों से हार जाते हो तो मशीनों के पे बोलते हो। क्या सर्वोच्च न्यायालय में जो लोग बैठे हैं वो इतनी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कहां चलता है पैसा? सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, जिसने पिटीशन दायर की वो बोले इतना पैसा जमा किया, जब्त किया, ये चुनाव आयोग कह रहा है। बोले हमने तो नहीं देखा। मजाक चल रहा है। आज 95,288 पैकी 95 मतदारसंघात मशीनी म्हणजे ईव्हीएम मध्ये जेवढे मतं टाकले त्याच्यापेक्षा जास्त मतं निघाले। आता मला हे कळत नाही की ती ईव्हीएम मध्ये मतं रात्रभर राहिले तर डबल कसे होतात। 95 ठिकाणी हे जर 95,230 मधून काढले ते 130-35 वर येतात। काही म्हणजे 105 नंबरची विधानसभा आहे कन्नड विधानसभा। तळनेर म्हणून गाव आहे तिथे, त्या गावात 396 मतं टोटल। मतं किती पडले? 312। मोजले किती गेले? 624। हे बघ कुठलं गणित?
कोण करणार? अक्कलकोटमध्ये एक सुनील बांडकर म्हणून निवडणूक लढत होता. तो म्हणे माझं गाव डोड्यात, सकाळी 7:30ला मी जाऊन गावात मतदान केलं. स्वतःचं मतदान स्वतःच केलं तसं त्यांनी. आणि जेव्हा मतमोजणीला मशीन निघाली त्याला 0 मतं भेटली तिथं. तो म्हणे साहेब मी बाकीच्या तर विचारत नाही, महामत कुठं आहे एवढं मला सांगा, महामत मला द्या. गावच्या गावं गेलेली आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुका झाल्या, उपचुनाव. काय उपचुनाव झाले? पोलिसांनी मोहल्लेच्या मोहल्ले ब्लॉक केले. समाजवादी पार्टीचे वोटर आहे, मोहल्ले ब्लॉक करा. अरे एक पोलीसवाला आता बंद रिव्हॉल्वर घेऊन म्हणतोय घरात बाहेर निघाला तर गोळी घालेल. व्हिडिओ आहे समोर. निवडणूक आयोग चुप आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात काय झालं कळत नाही. चंद्रचूड साहेब म्हणे त्या मूर्तीवरचा मी डोळ्यावरचा कपडा हटवला. सगळं दिसलं पाहिजे. आता त्या मूर्तीला मोतिया बंधू झाला की तिचे डोळे चेक करावे लागते, की तिला चष्मा लावावा लागते, सांगत नाही. कोणाला काही दिसत नाही. 9 पैकी 7 जागी भाजपा जिंकून आली. सगळीकडे हे स्थिती, वोटच पडू दिले नाही. धनंजय मुंडे, काय मोठं नाव, 1,40,000 मतांनी जिंकला. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त लीड धनंजय मुंडेचं. सगळ्या टाळ्या वाजवत होते लोक. तिथला व्हिडिओ आला. धनंजय मुंडेचे लोकांना गाडीत उतरू देत नव्हते. उतरले की दे सटके, उतरले की दे मार. सगळे मतदाता असे पळून राहिले. म्हणजे खबरदारीचा आला तर फक्त आमचे लोक येऊन मतदान कराल. शरद पवारच्या पार्टीच्या माणसाला फक्त 56,000 आणि गोपीनाथ याला धनंजय मुंडेला 1,70,000 मतं मिळाली. ह्या निवडणुका आहेत क्या? आणि अशाच निवडणुका असतील तर मग त्या संविधानाचं काय करायचं? त्या संविधानाला उत्तर कोण देणार? त्यामुळं आता हा काळ बाबासाहेबांनी कसा संघर्ष केला हे सांगण्याचं नाही. सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याला. आज आपण इथून बोलतोय, तुम्ही तिथं बसले, हे त्या महापुरुषाची देण आहे. नाही आपणही कुठेतरी गळ्यात मटका टाकून फिरलो असतो. त्या माणसानं आपल्याला माणूस बनवलं. आपण माणूस बनायला तयार आहोत की नाही ते पहा. कोणाच्या हाती देश दिला? तुम्ही फार चांगलं बोलले की पैसा पाहिजे. हा देश कोणासाठी आहे? बाबासाहेबांनी आपल्या शेवटच्या भाषणात फार चांगले एक मांडणी केली. त्यांनी ते म्हणाले, लोकशाहीमध्ये लोकांद्वारे लोकांसाठी सरकार असतं. पण ज्या दिवशी लोक फक्त लोकांसाठी सरकार याचा विचार करेल त्या दिवशी लोकशाही संपली समजायचं. आज आपण फक्त सरकार लोकांसाठी आहे एवढं पाहतो. हे सरकार 2100 रुपये देतं का? झालं. 6,000 रुपये बँकेत देते का? झालं. त्याला सबसिडी भेटते का? झालं. निवडणुकीच्या वेळेला पैसे भेटते का? झालं. फक्त आपण आपला विचार करतो. आपण कधी विचार केला? हे 3 लोक आहेत, एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस. हे 3 सरकार चालवतात. एकनाथ शिंदे बिचारे फार गरीब घरनं आलेले, टेम्पो चालवायचे. मी त्यांना फार चांगला ओळखतो. आता सेकंड हँड टेम्पो जरी विकला तरी 60-70 हजारापेक्षा जास्त पैसे भेटत नाही. तर स्वतःचा टेम्पो विकून ते तुम्हाला पैसे देणार नाही. 60,000 रुपये काय होते? 49,000 कोटी पाहिजे. अजित पवारनी कॅबिनेटमध्ये गुलाबराव पाटलांनी जेव्हा सांगितलं की साहेब आमच्यासाठी पैसे द्या, म्हणजे काय शेती विकून देऊ का? माझी प्रॉपर्टी मी विकणार नाही. मग आता आले देवेंद्र फडणवीस बिचारा ब्राह्मण माणूस, ओम भिक्षाम देई करत आपलं आयुष्य केलं. त्याच्याकडे एक मित्र होता त्याचा काळे,
होतात ना, कधी माझे मित्र असतात, मला पैशाची गरज पडली तर मी मित्रांकडे जातो, तर तो काळ्या बिचारा मदत करायचा मधात पैशाची. तो अमेरिकेत गेला, वापसच नाही आला बिचारा, हार्ट अटॅकने गेला. त्यामुळं देवेंद्र अनाथ झाले. ते कुठनं पैसे आणतील? महाराष्ट्र सरकारवर 10 लाख कोटी कर्ज आहे. हे कर्ज आपल्यालाच फेडायचं आहे. हे रिटायर्ड होऊन पेन्शन घेतील, त्याला पेन्शन भेटल, आपल्याला पेन्शन नाही आहे, आपल्याला पैसे द्यावे लागतील. एवढं लक्षात ठेवा. भारत सरकारवर मोदी साहेब आले 2013 मध्ये, फक्त 54 लाख करोड कर्ज होतं. 2024 मध्ये भारत सरकारवर 2,10,000 करोड कर्ज आहे. कुठनं पैसे आणणार? कुठनं पैसे आणणार? हे लाडली बहिणा जे आहे ना, तुमची लाडकी बहीण, हे कुठनं आणलं जाईल? मध्य प्रदेशमधून. आजची बातमी आहे, मध्य प्रदेशचा मुख्यमंत्री पुन्हा RBI मध्ये कटोरा घेऊन गेला. म्हणे साहेब जरा 5,000 करोड रुपये पाहिजे, विकास करायचा आहे म्हणे मध्य प्रदेशसाठी. प्रत्येक महिन्याला 2-2,500 करोड रुपये त्याला लागतात. कारण मध्य प्रदेशमध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्याचा पैसा नाही. प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी, म्हणजे आज आपण 27-26 तारखेला आहोत इथे, त्यांनी ॲप्लिकेशन लावली, 30 तारखेपर्यंत त्याला पैसे मिळतील आणि 1-2 तारखेला मध्य प्रदेशच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील. ही स्थिती महाराष्ट्रात यायला काहीही वेळ नाही. महाराष्ट्रात उत्पन्न कुठं येणार? मोठे 2 उद्योग आले होते महाराष्ट्रात. त्या उद्योगांनी नोकऱ्या तर दिल्याच असत्या, पण आपण विसरून जाऊ नोकऱ्या. त्या ज्या मोठ्या 2 इंडस्ट्री या महाराष्ट्रात लागल्या असत्या, तर त्याचा माल जो विकला गेला असता, त्याचा कर महाराष्ट्राला मिळाला असता. हजारो कोटी रुपये महाराष्ट्राचं ते उत्पन्न या गुजरात्यांनी आपल्या घशात घातलं, महाराष्ट्राला लाथ मारून. आणि लाथ खाल्ल्यावरही पुन्हा हे दिल्लीत जातात की साहेब आम्ही मुख्यमंत्री कोण होणार ते तुम्ही आम्हाला सांगा. आम्ही ऐकलं होतं नेहरूंच्या वेळेला, हिमालय जखमी झाला तर सह्याद्री जाऊन जातो. आता त्या हिमालयाचे पाय चाटले सह्याद्री प्रत्येक महिन्यात जातो, हे आता दिसत दिसायला लागले. जेव्हा कर्ज वाढवलं जातं, जेव्हा फक्त लोकांना खुश करण्यासाठी पैसे वाटले जातात, तेव्हा ते लबाड सरकार आहे हे तुम्ही ओळखलं पाहिजे. सरकार ते लोकांच्या तोंडावर सांगेल की आपली परिस्थिती ठीक नाही. आपलं सरकार म्हणजे एक परिवार आहे. आपल्या घरी जर मुलांना म्हटलं की मोटरसायकल पाहिजे, तर आई आणि बाप त्याला समजावतो. यावर्षी तुझ्या बहिणीचं लग्न आहे, त्याच्यासाठी पैसा काढून ठेवला, त्यामुळे आता यावर्षी तू मोटरसायकल विसरून जा बाबा, आणि तू स्वतः स्कॉलरशिपवर ॲडमिशन घे, कारण घरी खर्च आहे, पैसे कमी आहे. कोण सरकार असं सांगतं? कोणीच नाही. जे पाहिजे घ्या, तुम्हाला पाहिजे घ्या, तुम्हाला रिझर्वेशन घ्या, त्याला रिझर्वेशन घ्या. आणि शेवटी हे जर असंच चाललं या देशात, तर 2029च्या निवडणुकाचे निर्णय मी तुम्हाला आता सांगतो. 2029 में लोकसभा में भाजपा 500 पार होगी. क्योंकि आप बोलोगे मैंने तो मत कहीं और दिया, मशीन तो बोलेगी बीजेपी को दिया. क्या करोगे? आज 230 वर आहे, पण मी महाराष्ट्र फिरतो साहेब, कुठेही मला विजय उत्सव दिसत नाही. जिथं जातो तिथं लोक विचारतात असं कसं झालं? म्हणलं म्हणजे आम्ही तर दिलं नव्हतं. कसं झालं? मशीननं दिलं. जर मशीनच निवडणूक ठरवत असेल तर 2029 मध्ये 500च्या वर भाजपाला येतील, आणि मग त्या दिवशी तुम्हाला कळेल. कारण त्यांच्या त्या मनातली इच्छा आहे ना. यावर्षी म्हणे निवडणुकीच्या वेळेला 5 लाख घरात आम्ही संविधान बांटणार आहे प्रत्येकाच्या घरी. क्या करोगे बांट के संविधान? संविधान की इज्जत करना सीखो. संविधान बांटने से आप संविधान प्रेमी नहीं कहलाओगे. संविधान के अनुसार देश चलाओ तो लोग माने कि आप संविधान के प्रति समर्पित हो. संविधान बांटना तो एक
ऐसे ही हो गया कि जाके गीता की किताब ला के रख दो घर में, बाबा साहब का फोटो लगा लो घर में, जयंती वगैरह आती है तो बस नमस्ते कर लो, फिर बाद में अपनी जिंदगी जी लो। संविधान बदलेंगे ये किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था, ममता बनर्जी ने कहा था, दक्षिण में स्टैलिन ने कहा था कि अखिलेश ने कहा था? संविधान बदलेंगे ये अयोध्या के सांसद के उम्मीदवार ने कहा था. खासदार की उमेदवारालाच उभा होता. तो म्हणाला आम्हाला 370 द्या, आम्ही मनुस्मृती लागून देतो. मग ते रामायणामध्ये राम घेऊन फिरते ते नौटंकीबाज, ते मेरठमध्ये ते उभे राहिले. उसको संविधान क्या है पता नहीं. मेरा गारंटी है गोविंद मुझे बता दे संविधान क्या है. बोले संविधान बदल देंगे हम. हेगड़े कर्नाटक में और इतना बड़ा आदमी बीजेपी का बोला संविधान बदल देंगे. और प्रधानमंत्री कार्यालय में आर्थिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष, बहुत बड़ी पोजीशन होती है वो, बहुत बड़ा अधिकारी है वो, कि जो देश की आर्थिक नीति जिसके हाथ में होती है, उसने एक पूरा पन्ना लिखा अंग्रेजी अखबार में कि बाबा साहब आंबेडकर का संविधान किसी काम का नहीं है, अंग्रेजी संविधान है. अभी समय के अनुसार नया संविधान पूरा लिखने की जरूरत है. तब बीजेपी तो चुप रही. तब देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं बोले? उन्हीं की बात को जब लोगों ने कहा कि भाई ये सत्ता में आएंगे तो 370 आएंगे तो संविधान बदलेगा, तो इसी देश की जनता ने, खासकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं हमेशा साष्टांग दंडवत करता हूं, उन्हें इस मदमस्त हाथी को रोका और 240 पर लाकर, और वो भी 180 पे ही है. क्योंकि जैसे 95 सीटों पे मशीनों का खेल हुआ तो लोकसभा में 80 सीटों पे खेल हुआ. उनका ये अनुमान था 300 तो हमारे पास है, हम तो वापस आएंगे, और इधर से 70 आ गए तो 370 में तो संविधान बदल देंगे. लेकिन लोगों ने उनको 180 पे लाया, और जो 60-70 वहां से मिले वो मिलकर 240 पहुंचे. इसलिए मैं कहता हूं संविधान बदलने के लिए सिर्फ कई ऐसे बड़े, क्योंकि वकील साहब यहां बैठे हैं, मैं कानून का ज्ञाता तो हूं नहीं, लेकिन कई ऐसे बड़े बिल होंगे जिसके लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है, और कम से कम 16 राज्यों की चाहिए. इसलिए राज्य में सरकार चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र में सरकार चाहिए. महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार नहीं चाहिए. भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार आई या गई. झारखंड में सरकार गई तो क्या प्रधानमंत्री ने राजीनामा दिया? क्या नहीं. महाराष्ट्र में भी नहीं आती तो कुछ नहीं होता. लेकिन फिर उनका जो बेटा है वो अनाथ हो जाता है, रास्ते पे आता है, गौतम अडानी, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए मुंबई में लगाए हुए हैं. हर जमीन पे, सरकारी जमीन पे उसकी नजर है, और सरकार उसकी मार्केटिंग एजेंट के रूप में काम कर रही है अडानी के. तो अडानी को चाहिए थी सरकार, मोदी के उस बेटे को सरकार चाहिए थी, और बाल हट के चलते मशीनों का खेल हुआ. और अजीत दादा पवार खुद की सीट का पता नहीं था, डर रहे थे इधर से लड़ू कि उधर से लड़ू. अब आज 41 सीटों के साथ है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, वो बार बार गिन रहे अपने विधायकों को. 41 ही है ना रे, मेरे को डर लग रहा है. बोले अभी वही हालत एकनाथ शिंदे की है, और बीजेपी भी समझ में नहीं आ रही 230 कैसी आई. तो मैंने कहा था, राजीव कुमार को बोला जरा 2 चम्मच शक्कर डाल चाय में, उसने ज्यादा ही डाल दी, थोड़ी चाय ज्यादा मीठी हो गई. सवाल हंसने का नहीं है. ये 5 साल में क्या करेंगे इसका है. ये 5 साल में महाराष्ट्र को कहां लेके जाएंगे उसका है. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. मराठी भाषेचा दर्जा मिळाला, मराठी भाषेचा दर्जा मिळाला. अरे मैंने बोला एक मंत्री बताओ जिसका बेटा मराठी मीडियम में पढ़ता है. एक मंत्री बताए
महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री बताए कि मेरे बेटे मराठी स्कूल में पढ़ते हैं, सबके बेटे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, सबके बेटे विदेश पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आते हैं, फिर फेटा बांध के कार्य सम्राट करके फोटो लगाते हैं और फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मराठी भाषा का अपमान मान हमने उसको दर्जा दिलाया। अरे तुम क्या दर्जा देते हो? दर्जा नहीं चाहिए, मराठी को सम्मान चाहिए। जो राज्य बेसिक अधिकार शिक्षा का दे नहीं सकता इस देश, इस राज्य के लोगों को, 65,000 सरकारी शाळा उद्योगपतीला दान घ्या म्हणते, साहेब दत्तक घ्या शाळा दत्तक घ्या, आमच्याकडे पैसे नाही। जे सरकार शाळा चालवू शकत नाही, या महाराष्ट्राच्या भविष्याचं कल्याण करू शकत नाही, ते सरकार तुमचं आमचं कसं भविष्य सांभाळेल? काय सांग? अडाणी सेट येते, मोठे मोठे उद्योगपती येतात, मुंबईच्या शाळा पुण्याच्या शाळा दत्तक घेतात, कोण्या गावाची शाळा कोण्या यांनी दत्तक घेतलेली मला अजून आठवले नाही। कारण पुण्या मुंबईच्या ज्या शाळा आहेत ते फार चांगल्या जमिनीवर आहेत, शहराच्या मधात आहे, त्या जमिनीची किंमत करोडो रुपये आहे। एक वर्ष शाळा चालवतील, मग ते शासनाकडे एक कागद पाठवतील की आम्हाला ही शाळा चांगली बनवायची आहे, यासाठी येतं बहुमंजिला इमारत बनवायची आहे, मोठी मल्टी स्टोरी। मग 10 मंजिला इमारत बनेल, त्यात एका मंजिल म्हणजे एका फ्लोअरवर स्कूल, बाकी सगळं विकतील, भाड्याने देतील, कारण ते व्यवसायी आहे। समाजसेवक असते तर लूटलं नसतं, और व्यापारी है वो मुनाफा देखेगा। तो सवाल ये है कि आज 75 साल बाद यदि हम ये कह रहे हैं कि संविधान अमृत महोत्सव बना रहा है, ये अमृत काल नहीं, ये विष काल है। ये बाबा साहब का दिया हुआ डर साक्षात यथार्थ में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति पूजा है। देवेंद्र फडणवीस जीतने के बाद बोलते हैं कि एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी की जीत है। अरे ये जीत यदि हो तो महाराष्ट्र की जनता की जीत है, जिन्हें तुमको जितवा दिया। लेकिन उन्हें पता है कि महाराष्ट्र की जनता ने तो उनको वोट दिया नहीं, जो कुछ भी किया वो चुनाव आयोग के मशीनों ने किया। तो ये सारी प्रधानमंत्री की कृपा है, तो इसलिए वो धन्यवाद प्रधानमंत्री का देते हैं, धन्यवाद जनता का नहीं देते। विश्व के कई देशों में जिसने रिट पिटीशन फाइल की थी, सुप्रीम कोर्ट गए थे जो व्यक्ति, उन्होंने कहा कि मैं 160 देशों का कागज लगा चुका हूं मेरे एप्लीकेशन में। 160 देश, जिसमें अद्यावत देश है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, वहां पे भी मशीनें बंद है। एलन मस्क जैसा आदमी, जिसको टेक्नोलॉजी के लिए लोग नतमस्तक होते हैं, उसने कहा कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर मेरे से कोई जानता है क्या? अच्छा, मैं बताता हूं कि ये मशीनें किसी काम की नहीं है, जब चाहे तब तुम खेल कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं निर्लज्जता का अमृतकाल है। इतनी बेशरम लोग हैं कि मुंह पे दिखा दो कि ये कैसा गलत हुआ तो हंस देते हैं। अरे भाई 321 वोटों में से 624 कैसे गिने? अब जीत गया, क्या करना उसका? इतने बेशरम है ये लोग। तो ये अभी हम लोगों की अगली परीक्षा शुरू है। लड़ना हमें ही है। वो बार बार कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, मैंने ना, बटेंगे तो ये हटेंगे, ये डर है नहीं। कौन बटेगा और कौन काट रहा है भाई? गुजरात में 35 साल से भाजपा राज कर रही है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, और एक दलित के लड़के ने गॉगल क्या पहना तो पूरे गांव ने उसको पीटा, और फिर कहते हो बटेंगे तो पीटेंगे कटेंगे। आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित है, भगवा पहन के बाबा मुख्यमंत्री बना हुआ है। उस राम राज्य में दलित के लड़की ने पानी पिया नदी का तो मरते दम तक उसको मारा, क्योंकि सवर्णों ने बोला कि तूने ये पानी झूठा किया। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या डबल इंजन की सरकारें हैं
किसी भी दलित को अपनी बारात यानी दलित माणसाला आपली वरात जर घोड्यावर बसून काढायची असली तर पोलिसाला सांगा लागते, पोलीस दोन्ही बाजूने उभे राहतात आणि त्यातनं मधातनं घोडा न्यावा लागतो. जर या समाजात आपण आपली वरात घोड्यावर काढू शकत नाही, या 75 वर्षाच्या त्या मंगळयानला चाटायचं की त्या रामाचं मंदिर चाटायचं की बुलेट ट्रेन चाटायची की मेट्रो चाटायची की विश्वगुरु म्हणून सांगितलं जातं ते आपण पाहायचं. आपल्याला काय पाहिजे ते आपल्याला ठरवायचं. आपण फक्त ATM आहोत त्यांच्यासाठी. निवडणुका आल्या, शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारांची, अरे कसले विचार. कभी एक नेता को पूछो कि किस फूले की बात कर रहा है, कहीं गलती से नेहरू फूले ना बोल दे हो, क्योंकि उसके बाप ने भी ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं. बस शाहू फुले. एक को मैंने पूछा, मैंने शाहू शाहू यूपी में भी एक नेता शाहू महाराज की कृपा से, मैंने बोला शाहू महाराज ने क्या किया बताओ जरा. तो मुझे बोले आप बताओ ना शाहू महाराज थे कौन. मैंने छत्रपति थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे. अच्छा बोले, हमको लगा दलित थे. बोले नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे. फिर उनकी पूजा क्यों करते हैं. मैंने बोला विश्व में सबसे पहले रिजर्वेशन किसको कहते हैं, और पिछड़ों को भी सरकारी अधिकार, सरकारी नौकरी में अलग से नौकरी मिलनी चाहिए, ये कंसेप्ट रखने वाला वो महामानव था, इसीलिए उसको पूजा जाता है. अच्छा ये ठाकुर थे. मैंने हाँ अच्छा, हमको लगा बोले दलित थे, ये इनका एक्सपोजर है. तो इसीलिए मैंने कहा कि संविधान कैसा बना इसकी बात ही नहीं करना. बन गया संविधान. बाबा साहब ने तो संघर्ष किया, उस संघर्ष की बार बार बात करके हमें कुछ नहीं मिलना है. वो बाबा साहब ही थे जो संघर्ष कर पाए. हम होते तो पैसे लेके घर बैठ जाते, हमसे नहीं होता संघर्ष. बाबा साहब को संविधान बनाते समय भी कितनी अड़चने आई, कितने लोगों ने मुंह पे क्या क्या नहीं बोला. सबको झेला, सबको उत्तर दिया, सबको चुप करवाया और संविधान लाया. और संविधान लाने के बाद उन्होंने आगे भी कहा कि ये देश पहले आजाद था. कौन कहता है कि हमें अभी लोकतंत्र ये लोग सिखा रहे हैं. पार्लियामेंट, ये तो हमारे बुद्ध धर्म की इतिहास देखो तो उसमें पार्लियामेंट का कंसेप्ट है. पार्लियामेंट को हमने वहां से लिया है. लेकिन फिर हम गुलाम भी हुए. एक गुलामी से तो हम निकल आए. ये संविधान होते हुए यदि हम गुलाम हो गए तो फिर ये संविधान क्या कोई तुम्हें इस धरती पर बचा नहीं पाएगा. ये शब्द है उनके. या फिर से गुलामी की तरफ मत जाना. और हम अब गुलामी की तरफ निकल चुके हैं. हम चुनाव के दौरान पैसे की गुलामी होती है, खासदार आमदार गुलामी करता है. हमारा खासदार ये बोलता है की मी दोघांना जरी उभं केलं तरी निवडून आणीन. म्हणजे लोक मूर्ख आहेत तिथे. अरे मतदातांना तुम्ही मूर्ख समजता राहो. म्हणजे तुम्ही दगड उभं करायला आम्ही मत द्यायचं तुम्हाला. म्हणजे आम्हाला काही जाकला नाही. बिंडोक आम्ही. अक्षरशः शिव्या घालून गेले आपले खासदार आपल्याला, आणि आपण पुन्हा सन्मानाने उभं राहतो. खासदार साहेब आले. खासदार आमदार हे तुमचे नोकर आहेत. त्याले कॉलर पकडून विचारायचं हे का नाही झालं. ज्या दिवशी तुम्ही प्रश्न विचारायला लागाल त्या दिवशी एक गलीतून पळताना दिसते तुम्हाला. मी अशा आमदारांना खासदारांना पळताना पाहिलं हरियाणामध्ये. अशा गाड्या दूरनं गावातनं निघून जायच्या बायपासवरून. लोक असे दगड घेऊन उभे राहायचे. एका ठिकाणी एका गावात मंत्र्याला येऊ दिलं. मंत्री गांव में घुसा, वो भी क्या 4 गांव से पत्थर खा रहा था. तो उसको लगा इस गांव ने मेरी इज्जत की, तो उतरा. तो सबने बोला आ जाओ मंत्री जी, आ जाओ सर हरियाणा में. बोला भाई मैं तो आपके ही गांव का हूं, मेरी रिश्तेदारी इस गांव में है. बोले इसीलिए स्वागत कर रहे हैं आपका. अच्छा. गाड़ी से बाहर निकाल के ले गए. तो बोले वो कहीं कोई चबूतरा होगा, जहाँ चलेंगे. बोले नहीं पहले इधर चलो.
एक रोड था जिसपे कीचड़ ही कीचड़ था, चिकन। पूरे गांव वालों ने घेर दिया, सिक्योरिटी पीछे रह गई, बोले चलो इस पे। ना बोले मैं भी ठीक कर दूंगा उसको, बोले नहीं नहीं चलना पड़ेगा अभी इसको। बोले नहीं तो फिर आप पीटे पीटे मारेंगे आप। वो मंत्री ऐसा चिखला चालला, फकाफक सगळे कपडे चिखलाने भरला, पुन्हा वापस आला, म्हणजे गाडीत जाऊ द्या, म्हणजे नाही 2-4 वेळ चाल म्हणे तू। पूर्ण चिखलानं माखल्यावर म्हणे गाडीत बस आणि इकडे यायचं नाही पुन्हा। तुला कळलं पाहिजे म्हणे की आम्ही किती वर्षापासून नरक यातला भोगतो आणि तुम्ही भोगत नाही। या वर्धा जिल्ह्याजवळ एक गाव आहे सर, त्या गावात 500-600 मताचं गाव आहे ते। 600 मतासाठी कोण विचार करते? तिथे एक ओढा आहे, त्या ओढ्यावर 40 वर्षापासून ते पूल मागत होते, 40 वर्षापासून। प्रत्येकाचा आमदार खासदार भेटत नाही त्यात। मग शेवटी त्यानं गावातला चंदा एकत्र केला, 5 लाख रुपये जमा होते की आपण आता पूल आपणच बांधायचा। तर बजाज जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट आहे, त्यांना ते कळलं, तिथले इंजिनियर गेले, म्हणे तुम्ही किती पैसे जमा केले? म्हणे 5 लाख। म्हणे तुम्ही काळजी करू नका, तुमचं पूल आम्ही बनवून देतो। 15 लाखात पूल बनला, 5 लाख गाववाल्याचे, 10 लाख जमनावाल्याचे। ते ओढ्यावर पूल बनल्यामुळे प्रत्येक पावसाळ्यात 2-4 लोक मरायचे, ओढ्यात वाहून जायचे। आणि जशा लोकसभेच्या निवडणुका आल्या त्याने मोठं बोर्ड लावलं त्या पुलाच्या स्टार्टिंगला, कुठल्याही राजकीय दलाच्या कुठल्याही नेत्याला या पुलावरनं आल्यास खाली फेकून दिलं जाईल, आमच्या गावात यायचं नाही। तुम्हाला यायचं असेल तर त्या ओढ्यात नाही यायचं, पुलावर यायचं नाही, आमचा पूल आहे, तुमचा नाही। आता जगजागरण करण्याची वेळ आलेली आहे। आपण असंच बसलो तर फक्त आपण आंबेडकर आंबेडकर करत राहू। आणि कितीतरी लोकांनी भला म्हणजे ते संविधान जेव्हा आपण त्याचं पाहतो तेव्हा अंगावर काटा येतो की एवढं कसं या लोकांनी साकार केलं। खूप मेहनत घेतली हो, हजारो तासाचं डिबेट आहे, एका एका शब्दावर भांडणं आहे, एका एका शब्दासाठी लढलेले आहेत लोक। आणि ते दिलं ते फक्त तसंच राहील। जसं कोविडमध्ये मंदिरे बंद होते ना, तेव्हा देवालय कोणी आंघोळ वांघोळ नैवेद्य वगैरे काहीच नव्हता, देवही ते कोविडले पळून गेले होते, फक्त हॉस्पिटल उघडे होते। संविधान हे हॉस्पिटल आहे आपलं, आणि हे राजकीय दल हे मंदिर आहे, त्यांचे दरवाजे बंद करा। आम्हाला राम नको, राम राज्य पाहिजे। राम राज्य करा, राम स्वतःची। पण मी गॅरंटीने सांगतो अयोध्यात राम नाहीच आहे। मी अयोध्यात गेलो तेव्हा ते लोक म्हणे, आप टीवीवर वगैरे असल्यामुळे लोक बोले सर आप जरा मंदिर में हमने बोल दिया है कि आपका समय गया है। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? मैंने क्यों कर क्या जाना राम मंदिर में? बोले अयोध्या के मंदिर में नहीं जाते। मैंने नहीं। बोले क्यों? मैंने किसके लिए? राम है नहीं वहां पे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि राम है नहीं वहां पे, क्योंकि जिस मंदिर में दिवाली के दिन 25 लाख दिये जलाए जाते हो आणि त्या विझलेल्या दिव्यातनं राहिलेलं तेल घेण्यासाठी गरिबांची मुलं एकामेकावर पडतात की अर्धा लिटर जरी तेल भेटलं तर कमीत कमी मी 1 महिना आमच्याकडे जेवण बनवेल। हे पाहून राम राहील तिथे, आणि ते पोरं लहान लहान मुलं त्याचे तेल विजलेल्या दिव्यातनं तेल एकत्र करतात आणि पोलीस त्याला लाठण मारतात। तिथं राम राहील, तिथं कोणीच राहू शकत। रावणही राहणार नाही तिथं, गॅरंटी आहे। आणि रावण राक्षस जरी असला तरी त्याला काही नीतिमत्ता होती। हे राक्षसापलीकडे गेलेली लोक आहेत। तो भगवा घालते। योगी आदित्यनाथला एक बार त्याच्यात फार जवळचा माणूस मला म्हणे तू भाई साहब कैसा बोलते हो योगी के बारे में? मैंने वो फ्रॉड आदमी। बोले यार ऐसा कैसा बोलते हो? मैंने बोला योगी आदित्यनाथ किस लिए योगी है? बोले वो गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर है, पीठाधिपति है गोरखनाथ के।
तो मैंने बोला गोरखनाथ पंथ में राम को माना ही नहीं जाता। गोरखनाथ पंथ में राम की पूजा वर्जित है। लेकिन आदमी राजनीति में क्या क्या नहीं करवाता। गोरखनाथ के पीठ का पीठेश्वर है, राम मंदिर में हाथ जोड़ के वहां खड़ा रहता है। मैंने बोला उनको गोरखनाथ पीठ पे किसी और को बिठाना चाहिए। अरे जिस पीठ के आप पीठेश्वर हो उसके साथ तो न्याय करो। जो आदमी गोरखनाथ पीठ का अधिपति होने की वजह से वो अपने ही गोरखनाथ संप्रदाय के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो बाकी हिंदुओं के साथ और बाकी लोगों के साथ क्या न्याय करेगा? वो तो सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने आया है। और भगवा पहनने वाला हर आदमी संत नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि रावण ने भी सीता का हरण भगवा करके ही पहना था, भगवा पहन के आया था। साधु के भेष में ही सीता का हरण किया था। तब से हर भगवे वाले को 3 बार सोचो। और इनके किसी भी विश्वास, आपने सही कहा फैसिज्म, आपने संत, आपने कहा ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक, हमने आज ही जो मैंने आज वीडियो किया उसमें हमने एक वीडियो लगाया। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, हर मस्जिद में आप शिवलिंग मत ढूंढो, मुसलमानों को साथ में रखो। ऐसा थोड़ी होता है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रहे हो। ये संघ चालक कहते हैं। और उनके चेले उत्तर प्रदेश में हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रहे। संभल में जो दंगे हुए, क्यों दंगे हुए संभल में? आज किसी भी मुसलमान अल्लाह अकबर करके किसी मंदिर में जाएगा तो कोई उसको मंदिर वाला मारेगा नहीं। कोर्ट के आदेश से यदि सर्वे टीम सर्वे करने मंदिर में गई, मस्जिद में गई, तो वहां जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग अंदर कैसे घुसे? और माफ कीजिएगा, जो नारा लगा रहा था वो हाईकोर्ट का वकील था, जिसने ज्ञान व्यापी में जो वकालत कर रहा है। मतलब आप किसी भी धार्मिक स्थल में अपने धर्म का नारा लगाते हुए जाओगे और फिर अपेक्षा रखोगे कि वो आपको फूलों से स्वागत करेगा। ये किसी को नहीं दिखता। 4 मुसलमान मारे गए और पुलिसों की गोलियों से मारे गए। पुलिसों को वीडियो है ये बोलते हुए, मार मार गोली मार गोली मार, और पुलिस कहती कि क्रॉस फायरिंग में हुआ। गजब है भाई, गजब उत्तर प्रदेश है। और ये जब सब हो रहा है तो फिर मेरा संविधान सो रहा है क्या? संविधान तो ये करने का कोई अधिकार किसी को नहीं देता। हम किस संविधान की जय कह रहे हैं, किस संविधान को पूज रहे हैं कि जो अपने आंखों के सामने ये भ्रष्टाचार, व्याभिचार, दुराचार होते हुए देख रहा है और चुप है? क्योंकि संविधान के शब्द नहीं है, संविधान बोलता नहीं। संविधान के लिए बोलने वाला वो इंसान है जो संविधान की शपथ लेके सत्ता में बैठा है। यदि सत्ता में रावण बैठेगा तो राम का नाम लेगा नहीं। सत्ता में संविधान का द्वेष करने वाला आदमी बैठेगा तो संविधान के हिसाब से कभी काम नहीं करेगा। तो अब ये समय संविधान की पूजा करने का नहीं, बाबा साहब अंबेडकर को महिमा मंडित करने का नहीं, नारे लगाने का नहीं, शपथ लेने का नहीं। ये समय है उन सत्ताधीशों को नकेल डालने का, इस सांड को कब्जे में लाने का। इस मदमस्त हाथी जो संविधान को रोज रोंद रहा है उसे ये समझाने का, उस पर अंकुश लगाने का कि हम जनता भारत की औकात में रहे, तुझे होने नहीं देंगे। 2024 के चुनाव में जनता ने ये किया था। नागपुर में ये एक भाषण रखा गया था सर, 2024 के बाद दिल्ली की क्या स्थिति है। तो मैंने भाषण का ओपनिंग किया था। मैंने कहा था कि 2013 में गुजरात की एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। हम सब गरीब लोग हैं, किसान है, अपने पास भी गाय में गांव में गाय भैंस होती है। तो गाय जब बच्चे को जन्म देती है, छोटा बछड़ा,
वो पूरे परिवार में घूमता है, घर में घूमता है, इधर बकेट तोड़ता है, उधर मटके को मारता है, लेकिन कोई उसको डांटता नहीं। बच्चा है, वो बड़े प्यार करते हैं सब उसको। गाय का दूध निकालने के पहले बछड़े को दूध पिलाते हैं। ये हमारे किसान की परंपरा है। अब वो बछड़ा 2013 में आया दिल्ली में, ऐसे घूम रहा है, इधर सिंह मार उधर सिंह मार। तो बच्चा छोटा है 5 साल का हो गया। गाय को दूसरा बछड़ा हुआ नहीं, तो फिर उसी बछड़े को लोग प्यार करने लगे। अब वो 10 साल का हो गया, अब उसको सिंह फूट गए, अब वो सिंह मारने लगा। अब घर के लोग डरने लगे। तो घर का बुजुर्ग जो था उसने बोला कि अब ये बछड़ा बड़ा हो गया है, इसको खेती के काम में ले जाओ। खेती में कौन काम करता है? बैल। और सांड का बैल कैसे बनाते हैं सबको पता है। तो 2024 मध्ये या सांडाचं लोकांना ठेचलं, त्याला बैल केलं आणि तिथं बसवलं. पण त्याची सवय जात नाही शिंग मारायची, मधा शिंग मारते. त्यामुळे आपल्याला जागरूक व्हायची गरज आहे. मशीनला जिंकू द्या. असंच बांगलादेशमध्ये पण झालं. बांगलादेशमध्ये शेख हसीनानं असंच केलं, विरोधी पक्षच संपवले, निवडणूकच लढायला कोणी नाही पुढं, एकटीच बाई. काय झालं शेवटी? पळून यावं लागलं. कारण जनतेपेक्षा मोठा कोणी नाही. ही जी राज्यघटना आहे, आपली संविधान आहे, ही जनतेने जनतेला समर्पित केलेलं डॉक्युमेंट आहे. ते आपलं आहे, माझ्या बापाचं नाही. आणि त्याच्या प्रमाणात कोणी वागत असेल तर त्याला पुराण्यांना ठोसल्याशिवाय राहायचं नाही. त्यासाठी जनजागरण करा, लोकांना जागृत करा. येणाऱ्या नवीन पिढीचं पहा. आपण आपलं आयुष्य जगलो, पुढच्या पिढीचं काय, ते काय करतील? पुढची पिढी तुम्हाला म्हणजे त्या फोटोला जोड्याला मारतील. काय म्हणे कोणतं सरकार आणून ठेवली, लाख करोड रुपये कर्ज आहे डोक्यावर. आता प्रत्येक ठिकाणी रोज कर वाढून राहिले, कितीच द्यावं. आज किती कर वाढले? लोक म्हणते गरीब माणूस कर देत नाही. अरे या देशात भिकाऱ्यालाही कर द्यावं लागते. भिकारी चहा तर घेत असेल, दूध तर विकत घेते, त्याच्यात टॅक्स करा. असा कुठली गोष्ट आहे तिथं टॅक्स देता येत नाही. प्रत्येक ठिकाणी हाच प्रॉब्लेम आहे. आता हे जे पुस्तक इथं विमोचन झालं, मी चालत असताना मला पाहिजे किती संत गाडगे बाबांनी त्या काळी सुद्धा काय विचार केला असेल जेव्हा लिहून गेले. दुर्जन करती शिरजोर आपल्या मताचा मिळता आधार. दुर्जन करती शिरजोर आपल्या मताचा मिळता आधार. सर्व गावात करतील जर्जर न देता सत्पात्री मतदान. जर तुम्ही मतदान सत्पात्री नाही केलं, अशाच मूर्खांना निवडून दिलं, पैसे घेऊन निवडून दिले, तर ते गावाला जर्जर करतील. हे तुमचं आम्हालाच त्रास दिल्याशिवाय राहत. त्यामुळे हे जनजागरणाचा पिरियड आहे. हा अतिशय संकटग्रस्त स्थिती आहे देशाची. मी तुम्हाला सांगतो, आर्थिक स्थिती अतिशय वाईट आहे. आपलं निर्यात काहीच नाही, आयात भरपूर आहे. $200 अरब आपलं घाटा आहे. प्रत्येक बजेटमध्ये 40% बजेटमध्ये येणारा पैसा जे आपला देश कमावतो त्याचा 40% व्याज देण्यात जातो, एवढं कर्ज घेतलेलं आहे. त्यामुळे कुठलाही सेक्टर, उद्योगपती फक्त पैसे कमवून जात आहेत. विदेशात त्याचे पैसे आहेत. उद्या अडाणी साहेब विदेशात पळून गेले तर आश्चर्य होणार नाही, त्याला काही फरक पडत नाही. विजय माल्या विदेशात मस्त त्याचे फोटो येतात, मोठमोठ्या क्लबमध्ये जातो, हेलिकॉप्टरमध्ये फिरतो, आपल्या बँकेला भिकारी करून गेला. आपण भिकारी झालो. तो तिथं मस्त मजे करतो. तो ललित मोदी गेला, ललित मोदी म्हणा लागते, तर मोदी म्हणलं की लगेच अंगावर येते ते सगळं. त्याला वाटते मोदी म्हणजे एकच मोदी आहे का. आता तेल्यात मोदी, ब्राह्मणात मोदी, बनियामध्ये मोदी, मारवाड्यामध्ये मोदी, आणि मुसलमानामध्ये पण मोदी होता, सय्यद मोदी. पण यायला एकच मोदी दिसते. तर ते ललित मोदी गेला, तो लाखो रुपये घेऊन गेला, करोड रुपये घेऊन गेला, त्याचा हिशोब विचारणारा कोणी नाही. या देशात उद्योगपती शोषण करून राहिले, सत्ताधीश त्याची सेवा करून राहिले, अधिकारी आपलं उखळ पांढर करून घेऊन राहिले, न्यायपालिका मस्त डोळे लावून बनवून राहिले. प्रत्येक न्यायाधीश वाटते रिटायरमेंट तर मला काय होईल, म्हणजे राज्यसभा गव्हर्नर पद कुठंच भेटलं पाहिजे काहीतरी चांगलं, म्हणून सरकार म्हणत ते देईल. त्यामुळे न्यायपालिकांना मी वकील साहेबांना सांगितलं की आता न्यायपालिकाकडनं सुद्धा
जेव्हा डी.वाय. चंद्रचूड होते तेव्हा वाटलं होतं की कुछ आशा की दीप जल रही है, पण त्याच्यापेक्षा बोबडे साहेब पडून गेले. कमीत कमी बोबडे साहेब बदनाम होते, त्याने केलं ते जाऊ दे, बदनामच माणूस आहे. पण ज्या माणसानं मित्र म्हणून धोका दिला तो डी.वाय. चंद्रचूड, त्याच्यानंतर आता न्यायपालिकामध्ये विश्वास केलेला आहे. फक्त आता एकाच ठिकाणी विश्वास आहे, तो म्हणजे जनता जनार्दन. जनतेची ताकद फार मोठी आहे आणि जनतेची ताकद जी आहे, जनतेच्या सुनामी पुढं हे 230 ची सुनामी तुम्हाला काही दिसणार नाही. हे छोटी लहर आहे, हो आता पळून जाते सगळं. त्यामुळे येणाऱ्या काळासाठी संकटासाठी तयार राहा. मी भीती दाखवत नाही, वस्तुस्थिती सांगून जात आहे. येणाऱ्या काही वर्षात असे आयोजन होतील सांगता येणार नाही. फक्त त्यांनाच अधिकार असेल हार घालण्याचा. आपण बाबासाहेब आंबेडकरांना हार घालू शकत नाही ना. असं एकत्र बसून आपण काही बोलू शकतो. पेपरवर निर्बंध आले, टेलिव्हिजनवर निर्बंध आले, युट्यूबवरही निर्बंध येणार आहेत लवकर. कोणी मला म्हटलं की युट्यूबवर निर्बंध आले, तुम्ही काय कराल माझ्याकडे? दुसऱ्या देशात जाऊन कराल का? मला नाही, इथेच राहणार, आपण देश सोडणार नाही. आपण म्हणलं काय कोणाचं बापाचं खातो का? तर म्हणलं ज्या दिवशी युट्यूब बंद होईल त्या दिवशी अशोक वानकडे बस स्टेशनवर उभा राहील. बस भरली की बसमध्ये आतमध्ये घुसल. कंडक्टरला म्हणाल भाऊ 2 मिनिटं, फक्त 2 मिनिटं दे मला. सगळे बसले का रे बाबा, ताई थोडी थांब, 2 मिनिटं थांब. बाबा 2 मिनिटं मग ऐकून घ्या. हे पहा, हे देशात असं असं चाललं, हे तुम्हाला सांगायला आलो मी. उतरून दुसऱ्या बसमध्ये चढेल. संवाद स्थापित करे बगैर रहूंगा नहीं. संवाद है तो संवाद करूंगा, और सवाल है तो सवाल उठाऊंगा, और इनके बाप को जवाब देना होगा, क्योंकि ये हमारे नौकर है, हम इनके नौकर नहीं. फार चांगलं तुकडोजी महाराजांनी लिहिलंय. मैं तो शब्दों का दास, शब्द मेरे पास है, मुर्दे को जगा दूं शब्दों से, होता अशुद्ध का रास. तो शब्द लेके चलता हूं, शब्द लेके आपके बीच में आता हूं. हर जगह प्रयास करता हूं कि जनता में अलग जगाऊं, जनता को बताऊं तुम्हारी ताकत क्या है, जनता को बताऊं ये तथाकथित जितने मुंह खोलते हैं नेता, हमारे देश के नेताओं का प्रॉब्लम है मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए. सच बोलना इन्होंने छोड़ दिया है. इनके झूठों पे विश्वास मत रखो. आपकी जिंदगी आप जी रहे हो. आप देखो दाल का भाव क्या है, आप देखो तेल का भाव क्या है, आप देखो कि आप अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, पढ़े हुए बच्चों को नौकरी मिल रही है, किसानों को क्या उसका उपज का दाम मिल रहा है, किसानों को फर्टिलाइजर मिल रहा है, गांव में बिजली आ रही है, पानी के लिए हम तरस रहे हैं. और हम कहते हैं कि चंद्र मंगलयान भेजा. अच्छा, मंगलयानला साठायचं का? ते मंगलयान नको रे बाबा. आमच्या गावातल्या गरोदर बाईला हॉस्पिटलमध्ये जायसाठी रस्ता दे. 75 साल झाल्यावर जर आपल्याकडे ॲम्ब्युलन्सच्या जागी ॲम्ब्युलन्स घेऊन जा लागते. 2 बांबूमध्ये धोतर बांधून त्या गर्भवतीला आपण घेऊन जातो पळत पळत. हे दुर्भाग्य आहे देशाचं. या नेत्याच्या बायका कधी गेल्या का विचारायला? नेता कधी गेला का विचारायला? यांना मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये विदेशात जावं लागतं ट्रीटमेंटसाठी. मग आम्ही काय 75 वर्ष काय हेच करायचं का? आमचं कोण पाहणार? जर आपलं कोणी पाहणार नसलं तर आपल्याला स्वतःच व्हायचं. मी फक्त मोदी साहेबांचं एकच ऐकतो. मोदी म्हणे आत्मनिर्भर व्हा. त्याच्या पुढचं होतं आत्मनिर्भर व्हा, माझ्या भरोसा राहू नका. तो बस अब आत्मनिर्भर होने का समय है. खुद को कर बुलंदी का कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. और ये मत सोचो कि कुछ हो नहीं सकता. एक पत्थर तो उछालो मेरे यार, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यार, आसमान में भी सुराग हो सकता है. तो ये ताकत होनी चाहिए कि बाबा साहब के सपने को साकार करो. इनके सपने को भ्रष्ट मत होने दो, इनके सपने को टूटने मत दो. जहाँ पे भी होंगे बाबा साहब, उनको लगेगा 75 साल सही बार कम से कम मेरे अपने तो उठ खड़े हुए संविधान के लिए, मेरे अपने तो अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए, मेरे अपने तो आज वो समानता की बात करते हैं जो चाहिए उनको. मैं संघ को भी बोलता हूँ, मैं भी आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ. एक हाथ संघ चालक दलित समाज से भी होने दो. चित्पावन ब्राह्मण कब तक झेलेंगे? ये भी कहिए आप. मुझे दलित सिर्फ राष्ट्रपति नहीं चाहिए. मुझे दलित राष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ एक बंदी नहीं चाहिए. मुझे राष्ट्रपति मत बनाओ दलित को, लेकिन इस दलित को पानी पीने का नदी में से अधिकार दो. दलित के बेटी को मारो मत यदि उसने नदी में पानी पिया, नहीं तो राष्ट्रपति किसी काम के नहीं. आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य है. मैं सलाम करता हूँ उस महिला के संघर्ष को
द्रौपदी मुर्मू जी को कि वो आदिवासी, एक आदिवासी संघर्षशील महिला राष्ट्रपति भवन में है, लेकिन मुझे लगता है कि क्या राष्ट्रपति भवन जेल हो गया है? मणिपुर में आदिवासी रोज मारे जा रहे हैं और राष्ट्रपति मौन है। तो फिर मैं ऐसे राष्ट्रपति का क्या करूं? मुझे गूंगे बहरे नहीं चाहिए, मुझे मुंह में जबान होने वाले चाहिए, जो अपने पद की चिंता ना करे, जो समाज की चिंता करे। जिस समाज ने आपको दिया है उस समाज को लौटाने का जब समय आया है तो आपको राष्ट्रपति भवन का एक कंडीशन अच्छा लगता है, तो ये उस समाज का दुर्भाग्य है। यदि आज हमारे में से कोई बड़े होते हैं और वो चुप रहते हैं, आवाज नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कि सरकार का मक्खन खा रहे हैं, तो फिर ये समाज का दुर्भाग्य है। वो मत मानिए अपने हैं, वो हो गए सामंतवादी। जैसा सर ने कहा कि ब्राह्मण भी कई ऐसे थे जो बाबा साहब आम्बेडकर के साथ, कोई ब्राह्मण सब गलत नहीं होते। कुल मिला के ये एक मानसिक स्थिति है, सामंती मानसिक स्थिति है, राजेशाही एक मानसिक स्थिती आहे. आपले नेता पण जेव्हा सत्तेत बसतात तेव्हा दलितांवर होणारे अत्याचार मग आपल्या आरपीआयचे नेता का पाहत नाही? का ते पार्लमेंटमध्ये बसून मोदीच्या कविता म्हणतात? का त्यांना लाज वाटत नाही? मग दलितांवर अन्याय झाला तर का पुढे येत नाही? जेव्हा संविधान बदलणारे लेख छापले गेले तेव्हा कुठे होते हे नेता? तेव्हा त्यांची तोंड का बंद होते? हे प्रश्न विचारले पाहिजे. फक्त आपल्या समाजाचा नेता मोठा झाला, तो मोठा झाला की आपल्या समाजाचा राहतच नाही, तो वरच्या समाजाचा होऊन जाते. आपल्या समाजाची चिंता करणाऱ्या माणसाला मोठं करा, आपल्यातल्या माणसाला मोठं करा, आणि नाही तर तुम्ही स्वतः व्हा मोठे, तुम्हाला कोणी रोखणार नाही. हे संविधान आपल्या पाठीमागे, याने आपल्याला तो अधिकार दिलेला आहे. हे जनजागरणचं काम मी करतो. तुम्हाला जिथे जिथे चान्स मिळेल तुम्ही करा. फार चांगला फोरम आहे, सगळ्यांनी फार चांगलं, म्हणजे नागलोक बहुउद्देशीय अल्पसंख्याक संस्था, बोर्डावर आंबेडकर जयंती उत्सव समिती चांगलं काम करतायत. यांना हातभार द्या, यांना मदतीचा हात. मी दिल्लीत आहोत तरी तुमच्यापासून दूर नाही. ज्या दिवशी तुम्ही हात माराल तुमच्या संघर्षासाठी सर्वात पुढे उभा राहील, हे मी तुम्हाला आज वचन देतो. आणि पुन्हा या सगळ्यांच्या स्मृतीला नमन करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय भीम. टाइगर जिंदाबाद.